तो अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट तो कॉस्ट की जो क्लासिफिकेशन होती है वो 5 बेसिस पे होती है। तो फर्स्ट है वहाँ पे ऑन बेसिस ऑफ बिहेवियर, सेकंड है ऑन बेसिस ऑफ फंक्शंस, थर्ड है ऑन बेसिस ऑफ टाइम, फोर्थ है ऑन बेसिस ऑफ फॉर मैनेजमेंट डिसीजंस, एंड लास्ट है ऑन बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। तो ऑन बेसिस ऑफ एलिमेंट्स वहाँ पे दो सब कैटेगरी है। तो उसमें फर्स्ट है नेचर वाइज और सेकंड है कॉस्ट सेंटर वाइज और कॉस्ट यूनिट वाइज। तो देखो यहाँ पे जिसकी जो कॉस्ट की जो क्लासिफिकेशन होती है वो 5 बेसिस पे होती है कि ऑन बेसिस ऑफ बिहेवियर, फंक्शंस, टाइम, फॉर मैनेजमेंट एंड एलिमेंट्स। तो पहले हम देखते हैं बिहेवियर। तो बिहेवियर से हम स्टार्ट करते हैं। अभी देखो बिहेवियर मतलब क्या है कि पर्टिकुलर मतलब जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो एक्टिविटी में चेंज होने के बाद वो कॉस्ट कैसे बिहेव करती है। प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है वो प्रोडक्शन एक्टिविटी के जो लेवल है या फिर प्रोडक्शन एक्टिविटी का जो वॉल्यूम है उसमें चेंजेस होने के साथ जो कॉस्ट है वो कॉस्ट अपना नेचर कैसे चेंज करती है या फिर कैसे बिहेव करती है। तो उस बेसिस पे कॉस्ट के 3 टाइप्स है। तो उसमें फर्स्ट है फिक्स कॉस्ट, सेकंड है वेरिएबल कॉस्ट एंड थर्ड है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले हम वहाँ पे देखते हैं ऑन बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो ऑन बेसिस ऑफ बिहेवियर में पहले क्या है फिक्स कॉस्ट, ओके। उसके बाद ऑन बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो ऑन बेसिस ऑफ फंक्शंस उसमें 5 टाइप्स के कॉस्ट आती है। प्रोडक्शन कॉस्ट, सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, थर्ड है सेलिंग कॉस्ट, फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड फिफ्थ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ऑन बेसिस ऑफ टाइम, तो टाइम के बेसिस पे जो कॉस्ट है वो कॉस्ट 2 टाइप की होती है। तो फर्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट, सेकंड है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। तो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट में 2 टाइप के कॉस्ट रहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट। उसके बाद ऑन बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के लिए भी कुछ कॉस्ट मतलब मैनेजमेंट को अपने डिसीजन लेने के लिए कुछ डिसीजन लेने के लिए कॉस्ट की ज़रूरत रहती है, ओके। तो ऑन बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन तो वहाँ पे 12 टाइप्स के कॉस्ट है। तो उसमें फर्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट, सेकंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, सम कॉस्ट, कंट्रोलेबल कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, अबनॉर्मल कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट एंड डिफरेंशियल कॉस्ट। उसके बाद है ऑन बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। ऑन बेसिस ऑफ एलिमेंट्स वहाँ पे 2 सब कैटेगरी है कॉस्ट की। तो फर्स्ट है नेचर वाइज, उसमें फर्स्ट है मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस। तो इसमें 3 टाइप है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। उसके बाद है कॉस्ट सेंटर वाइज या फिर कॉस्ट यूनिट वाइज। तो इसमें 2 टाइप की कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अभी ये जो 5 बेसिस है कॉस्ट के, अभी हम हर एक बेसिस में जितने भी टाइप्स के कॉस्ट है उस कॉस्ट के बारे में क्या करेंगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि वो कॉस्ट क्या है। क्योंकि ये जो कॉस्ट है ये कॉस्ट आपको जब तक आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तब तक आपको ये बहुत यूटिलाइज होने वाली है। क्योंकि अगर आपको ये कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हर एक कॉस्ट क्या होती है, ओके, तो आगे जाके जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे ब्रीफ में, ओके, तब आपको क्या होगा बहुत आसानी होगी कॉस्ट अकाउंटिंग को समझने में। अभी देखते हैं फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो इसमें फर्स्ट है फिक्स कॉस्ट, द कॉस्ट विच डज नॉट वेरी विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी इन द शॉर्ट रन, whether production increases, decreases or ceases, fixed cost will remain same. This cost is also known as period cost. मतलब ऐसी कॉस्ट की जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में चेंजेस होने से, ऐसी कॉस्ट की जो प्रोडक्शन एक्टिविटी का जो वॉल्यूम है उसमें चेंजेस करने से वो कॉस्ट चेंज नहीं होती है, वो कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। तो ऐसी जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। अभी उसका नाम ही है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब नो चेंज, मतलब ऐसी कॉस्ट की जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम में चेंजेस होने के साथ ये जो कॉस्ट रहती है कॉस्ट चेंज नहीं होती है, ये कॉस्ट चेंज नहीं होती है। कॉस्ट कैसी रहती है फिक्स ही रहती है, नो चेंज, ओके। चाहे आप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करो, डिक्रीज़ करो या फिर प्रोडक्शन को शट डाउन करो, वो कॉस्ट उतनी ही रहेगी।
चाहे आप प्रोडक्शन एक्टिविटी को इंक्रीज़ करो, डिक्रीज़ करो, या फिर उसको प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन फुल स्टॉप करो या फिर शट डाउन करो, जो आपका फिक्स कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट कॉमन ही रहेगा, इतना ही रहेगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर समझो आप कोई बिजनेस यूनिट चला है, बिजनेस यूनिट के लिए समझो कि आपने कोई बिल्डिंग लिया है रेंट के ऊपर। ओके, तो रेंट, तो उसका मंथली रेंट है ₹1,00,000। तो वहाँ पे आप उस बिल्डिंग में आप कितना भी प्रोडक्शन ले लो, चाहे आप मंथ एवरी मंथ 10,000 का प्रोडक्शन ले लो या फिर 5,000 का प्रोडक्शन ले लो, आपको ₹1,00,000 रेंट एवरी मंथ उतना ही पेमेंट करना है। ओके, तो इसके प्रोडक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं रहता है। ओके, चाहे वहाँ पे अगर आप कोई प्रोडक्शन नील भी होगा, आप प्रोडक्शन स्टॉप भी करोगे, तब भी आपको ₹1,00,000 रेंट एवरी मंथ पे करना पड़ेगा, तो वो चेंज नहीं होता है। ओके, तो इसमें देखो एग्जांपल ऑफ फिक्स कॉस्ट: सैलरी, रेंट, ऑडिट फीस एंड डेप्रिसिएशन। तो ये सैलरी रहती है, वो सैलरी क्या रहती है, फिक्स ही रहती है। अगर आपने एम्प्लॉय रखा है तो उसको समझो मंथली 15,000 सैलरी है, तो कितना भी प्रोडक्शन ले लो, 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन ले लो मंथली, या फिर 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन ले लो, या फिर उससे कम प्रोडक्शन ले लो, या फिर प्रोडक्शन पूरा ही स्टॉक है, तब भी क्या है, उतना सैलरी उसको पेमेंट करना ही है। 15,000 सैलरी उसको पर मंथ पेमेंट करना ही है। या फिर रेंट जो है, रेंट आपने जितना एग्रीमेंट में डिसाइड किया है उतना आपको एवरी मंथ उतना ही पेमेंट करना है। तो इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। फिक्स कॉस्ट जो रहती है उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं रहता है। आप प्रोडक्शन कितना भी ले लो, प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी इंक्रीज़ कर दो, प्रोडक्शन का वॉल्यूम को अगर आप इंक्रीज़ कर दो, डिक्रीज़ कर दो, या फिर प्रोडक्शन स्टॉप कर दो, तब भी आपका कॉस्ट जो है वो कॉस्ट कॉमन ही रहेगा, उतना ही रहेगा। यहाँ पे देखो नीचे एग्जाम्पल में प्रोडक्शन, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्शन, आइटम, क्वांटिटी, रेट, कॉस्ट और रेंट। अभी देखो यहाँ पे नॉर्मल प्रोडक्शन, जो बिजनेस यूनिट है वो नॉर्मल प्रोडक्शन ले रहा है, 100 यूनिट का प्रोडक्शन ले रहा है। अभी 100 यूनिट का प्रोडक्शन लेने के लिए उनको रॉ मटेरियल यूटिलाइज होता है। 100 यूनिट का प्रोडक्शन लेने के लिए उनको 100 kg का रॉ मटेरियल लगता है, जिसका पर के जी रेट है 10 रुपीज़। पर के जी रेट कितना उसका, 10 रुपीज़। तो देखो क्वांटिटी कितना रिक्वायर है, 100 kg। 100 kg इंटू 10 रुपीज़ करेंगे तो उसके लिए कॉस्ट कितने का रॉ मटेरियल लगेगा, 1,000 रुपीज़ का रॉ मटेरियल लगेगा। ओके, और रेंट कितना पे कर रहे हैं, ₹5,000। उसके बाद अगर हम प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है प्रोडक्शन एक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं, पहले हम 100 यूनिट ले रहे थे, अभी 200 यूनिट प्रोडक्शन ले लेंगे। तो 200 प्रोडक्शन जब ले लेंगे हम, तो हमें क्या लगेगा, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल भी लगेगा, क्योंकि 100 यूनिट के लिए हमको 100 kg रॉ मटेरियल लगता था। तो 200 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमको 200 kg रॉ मटेरियल लगेगा। तो यहाँ पे देखो 200 kg रॉ मटेरियल है और उसका रेट कितना है, ₹10 पर kg। ओके, तो 200 इंटू 10 करेंगे तो टोटल रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, अभी 2,000। अब यहाँ पे प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ हो गया, लेकिन जो रेंट है वो रेंट हमें 5,000 रुपीज़ उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा। रेंट जो है वो 5,000 रुपीज़ उतना ही पेमेंट करेगा, क्योंकि रेंट जो रहता है वो पैसा कौन सा रहता है, जितना हमने एग्रीमेंट में डिसाइड किया उतना ही हमको पेमेंट करना पड़ेगा। इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। या फिर हम प्रोडक्शन जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ करते हैं, वो भी हम 50 यूनिट्स बनाते हैं, तो 50 यूनिट्स के लिए हमको रॉ मटेरियल कितना लगेगा, 50 kg का लगेगा, और उसका रेट कितना है, 10 रुपीज़। 50 kg इंटू 10 रुपीज़ करेंगे तो 500 रुपीज़ हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता है। ओके, लेकिन फिर भी हम 50 यूनिट बना रहे हैं, तो 50 यूनिट के लिए भी हमें क्या करेगा, हमें उतना ही रेंट पेमेंट करना है जितना हमने पहले पेमेंट किया था। तो जो रेंट है मतलब फिक्स कॉस्ट जो रहेगी वो फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट ही रहती है। इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं रहता है। आप प्रोडक्शन एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दो, डिक्रीज़ कर दो, या फिर फुल स्टॉप कर दो, जो आपका फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, उतना ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ एलिमेंट्स विच टेंड्स टू डायरेक्टली वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। मतलब ऐसी कॉस्ट कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटी को में चेंजेस होने के साथ साथ ये कॉस्ट भी चेंज होती है। मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है या फिर प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है उसमें चेंजेस होने से वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती है। उसमें चेंज होने से वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती है।
तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर आप प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो जाएगा, या फिर अगर आप प्रोडक्शन को पूरा ही स्टॉप करते हो या फिर शट डाउन करते हो तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। मतलब वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है कि ऐसी कॉस्ट की जो प्रोडक्शन एक्टिविटी के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ऐसी कॉस्ट की जो प्रोडक्शन एक्टिविटी के अकॉर्डिंग चेंज होती है, उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे नीचे देखो, इफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। इफ प्रोडक्शन इज डिक्रीजेस वेरिएबल कॉस्ट इज डिक्रीजेस, अगर हम प्रोडक्शन को डिक्रीज करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगा। इफ प्रोडक्शन स्टॉप और शट डाउन, अभी हमने प्रोडक्शन स्टॉप किया या फिर शट डाउन किया तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, हमारा नील हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, अभी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, रॉ मटेरियल कॉस्ट या फिर डायरेक्ट लेबर। रॉ मटेरियल कॉस्ट या फिर डायरेक्ट लेबर जो होती है उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट कैसे रहती है, रॉ मटेरियल या फिर डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन एक्टिविटी के अकॉर्डिंग चेंजेस होती है। अगर हमको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन लेना है, अगर हमको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन लेना है तो हमको एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल लगेगा, तो एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल के ऊपर हमको एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बढ़ेगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा। ओके, मतलब क्या है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी के वॉल्यूम में चेंजेस होने से वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होता है। ओके, लाइक रॉ मटेरियल कॉस्ट या फिर डायरेक्ट लेबर, हमको एक्स्ट्रा रॉ यूनिट आउटपुट लेना है तो हमको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ भी अपॉइंट करने पड़ेंगे, तो उन एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ को हमको एक्स्ट्रा वेजेस पेमेंट करना पड़ेगा या फिर सैलरी पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, तो मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी में चेंजेस होने से ये कॉस्ट भी क्या होता है, चेंजेस होता है, लाइक रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो ऐसी कॉस्ट को क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट ए, अभी आप यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल है, फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट ए, तो अभी समझो कि हमको ए का प्रोडक्ट लेना है, ए प्रोडक्ट का हमको अभी प्रोडक्शन लेना है, तो उसके लिए नीचे टेबल देखो, प्रोडक्शन दिया है, आइटम दिया है, उसके लिए रिक्वायर क्वांटिटी और उसका रेट कितना है पर केजी, और टोटल रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है। अभी देखो 100 यूनिट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है प्रोडक्ट ए का, तब कंपनी रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है, तो 100 यूनिट के लिए उनको 100 केजी का रॉ मटेरियल लग रहा है, जिसका रेट है पर केजी ₹10। तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी है, 100, और उसका रेट 10 रुपीज़, 100 इंटू 10 रुपीज़ करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा रॉ मटेरियल का, 1000। मतलब 100 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमको 1000 रुपीज़ का रॉ मटेरियल लगता है। अभी कंपनी ने ये डिसाइड किया, या फिर कंपनी का जो ऑर्डर है, ऑर्डर बढ़ गया, कस्टमर ने क्या किया, ऑर्डर बढ़ गया, अभी कस्टमर से हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर आने लगे, तो कंपनी ने अपनी जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया। अभी कंपनी 200 प्रोडक्शन ले रही है, 200 यूनिट्स का क्या कर रही है, प्रोडक्शन ले रही है। तो अभी 200 यूनिट्स का प्रोडक्शन लेना है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल भी परचेस करना पड़ेगा। ओके, तो 200 यूनिट्स के लिए कंपनी को 200 केजी का रॉ मटेरियल लगेगा। पहले 100 यूनिट बनाने के लिए कंपनी को 100 केजी का रॉ मटेरियल लगता था। अभी 200 केजी का 200 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो कंपनी को 200 केजी का रॉ मटेरियल लगेगा। तो 200 केजी का रॉ मटेरियल यूटिलाइज करेगी तो उसका रेट कितना है पर केजी, ₹10। तो 200 इंटू ₹10 करेंगे तो वहाँ पे टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2000। मतलब जब हम 1000 यूनिट्स ले रहे थे तब हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना था, 1000। अभी हमने हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है या फिर जो हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ किया, 200 यूनिट्स 200 यूनिट्स तक क्या किया हमने, इंक्रीज़ किया, तब हमारा रॉ मटेरियल क्या हो गया, रॉ मटेरियल कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो गया अप टू ₹2000। ओके, अभी देखो अभी 200 यूनिट्स ले रहे थे, अभी कंपनी को ऑर्डर कम हो गए तो कंपनी ने ये डिसाइड किया कि अभी प्रोडक्शन कम नहीं है, तो कंपनी अभी 50 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन ले रही है कम। तो 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन ले रही है तो उसके लिए सिर्फ 50 केजी का ही रॉ मटेरियल लगेगा। तो 50 केजी का रॉ मटेरियल यूटिलाइज़ करेगी कंपनी तो उसका रेट कितना है, ₹10 पर केजी। तो 50 केजी इंटू ₹10 करेंगे तो टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना हो जाएगा, ₹500। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमने प्रोडक्शन एक्टिविटी को अभी डिक्रीज़ किया, प्रोडक्शन एक्टिविटी को क्या किया हमने, डिक्रीज़ किया। तो जैसे हमने प्रोडक्शन एक्टिविटी को डिक्रीज़ किया हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट भी क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, अभी वो 500 पे आ गया।
अभी वो कितना हो गया, ₹500 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऊपर, इफ प्रोडक्शन इज डिक्रीजेस वेरिएबल कॉस्ट इज डिक्रीजेस। हमने प्रोडक्शन डिक्रीज किया, 200 ले रहे थे, अभी 200 से हम 50 यूनिट्स ले रहे हैं, तो 50 यूनिट्स के लिए अभी हमको रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना लग रहा है, 500। पहले कितना लग रहा था, 200 यूनिट्स के लिए 2000 लग रहा था, अभी 50 यूनिट्स के लिए कितना लग रहा है, 500। मतलब यहाँ पे जैसे हमारा प्रोडक्शन लेवल जो है, प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, वैसे हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अभी लास्ट है 0 यूनिट, मतलब नील प्रोडक्शन है। अभी हम प्रोडक्शन ही नहीं ले रहे, प्रोडक्शन जो है हमने स्टॉप किया या फिर शट डाउन किया, तो हमको रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। अभी हम प्रोडक्शन नहीं ले रहे हैं तो हमको रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। मतलब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, अगर आप प्रोडक्शन को स्टॉप करते हो या फिर शट डाउन करते हो तब ये नील हो जाता है। इन शॉर्ट, कि प्रोडक्शन इंक्रीज करते हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपका इंक्रीज होता है। मतलब आपका पहले 100 यूनिट्स के लिए आपको 1000 कॉस्ट लग रहा था, आपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया अप टू 200 यूनिट्स तक, तब आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज़ हो गया 1000 रुपीज़ से, और टोटल कॉस्ट कितना होता है, 2000। ओके, तो वहाँ पे 200 यूनिट्स प्रोडक्शन ले, तो उसके बाद आपने प्रोडक्शन का जो लेवल है वो लेवल क्या किया, डिक्रीज़ किया, 50 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग करने लगे प्रोडक्ट ए के, तो उसके लिए कॉस्ट कितना हो गया, रॉ मटेरियल का कॉस्ट 500। मतलब आपने प्रोडक्शन को डिक्रीज़ किया, आपका वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो गया। उसके बाद आप जीरो प्रोडक्शन करें, प्रोडक्शन स्टॉप किया, प्रोडक्शन स्टॉप किया तो रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी नील हो जाएगी, तो आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट भी नील हो जाएगा। तो इस यहाँ पे क्या है कि अगर आप प्रोडक्शन को स्टॉप करते या फिर शट डाउन करते तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होता है, नील होता है। उसके बाद देखेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट, द कॉस्ट विच कंटेन बोथ फिक्स एंड वेरिएबल एलिमेंट्स, इट इज़ पार्टली फिक्स एंड पार्टली वेरिएबल। तो ऐसी कॉस्ट की जो जिसमें दोनों एलिमेंट्स मिक्स रहते हैं, जिसमें दोनों एलिमेंट्स शामिल रहते हैं, मतलब ऐसी कॉस्ट की जो पार्टली फिक्स भी रहती है और पार्टली वेरिएबल भी रहती है, जो पार्टली फिक्स भी रहती है और पार्टली वेरिएबल भी रहती है, तो ऐसे कॉस्ट को क्या बोलते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस, पावर, फैक्ट्री सुपरविजन एटीसी। अभी देखो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, पावर सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, फैक्ट्री सुपरविजन सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे देखो, मेंटेनेंस है, अभी समझो हमने हमारे फैक्ट्री में एक मशीनरी है, उस मशीनरी को हम एवरी मंथली उसका मेंटेनेंस करवाते हैं, और उसका मेंटेनेंस चार्जेस हमारा होता है 10,000 रुपीज़ का मेंटेनेंस चार्जेस होता है एवरी मंथ, और एवरी मंथ हम उसका मेंटेनेंस करते ही। ओके, तो अभी जो हम एवरी मंथ उसका मेंटेनेंस करते हैं मशीनरी का, तो उसके ऊपर जो 10,000 रुपीज़ जो हम मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस पेड करते हैं वो क्या है, हमारा फिक्स एक्सपेंसेस है। वो क्या है, हमारा फिक्स एक्सपेंसेस है, क्योंकि हम हर मंथ में क्या करते हैं, उस मशीन का मेंटेनेंस करते हैं और उतना हमको हर मंथ पेमेंट करनी है। ओके, लेकिन अभी समझो कुछ अबनॉर्मल कंडीशंस में उस मशीनरी में ब्रेकडाउन आता है, मतलब बीच में ही वो मशीनरी समझो कि ख़राब हो गई, बीच में वो मशीनरी क्या हो गई, ख़राब हो गई, या फिर उसका मेंटेनेंस नहीं कर रहा है। ओके, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, हमको उसके ऊपर उसका एक्स्ट्रा उसके ऊपर एक्स्ट्रा मेंटेनेंस चार्जेस पेमेंट करने पड़ेंगे, मतलब बीच में उसका क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक्स्ट्रा मेंटेनेंस चार्जेस पेमेंट करने पड़ेंगे। तो जो एक्स्ट्रा मेंटेनेंस चार्जेस हम पे कर रहे हैं वो क्या है, वेरिएबल है। वो क्या है, वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल हम समझो हम हर एक मंथ की फर्स्ट तारीख को उस मशीनरी का मेंटेनेंस करवाते हैं, और हर एक मंथ के फर्स्ट तारीख को हम क्या करते हैं, ₹10,000 का मेंटेनेंस चार्जेस पे करते हैं। अभी समझो हमने नवंबर मंथ था, नवंबर मंथ की फर्स्ट तारीख को हमने उस मशीनरी का मेंटेनेंस करवाया और 10,000 रुपीज़ मेंटेनेंस चार्जेस पे किए। अभी मेंटेनेंस करवाने के बाद वो 15 दिन बाद बीच में ही मशीनरी जो है मशीनरी बंद हो गई, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, उसका वापस से मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा। ओके, तो अभी ये क्या है, वो अब नॉर्मल है, ये क्या है, अब नॉर्मल है, क्योंकि हमने पहले से डिसाइड नहीं किया था, या फिर हमको पहले से पता नहीं था कि मशीनरी बीच में बंद पड़ेगी और उसके ऊपर इतना खर्चा करना पड़ेगा। तो ये क्या है, अब नॉर्मल सिचुएशन में आ गई, अनएक्सपेक्टेड है।
ओके, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, 15 दिन बाद अगर मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई या फिर उसमें अगर कुछ खराबी आ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा या फिर उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेंटेनेंस चार्जेस या फिर रिपेयर चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो हमने बीच में उसका क्या किया, मेंटेनेंस करवाया और उस मेंटेनेंस के ऊपर हमने 5000 रुपीज़ पे किए। उसका बीच में हमने मेंटेनेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया, उसके ऊपर 5000 रुपीज़ पेमेंट किए। ओके, तो यहाँ पे टोटल मेंटेनेंस चार्जेस जो है नवंबर मंथ में, और नवंबर मंथ में टोटल मेंटेनेंस चार्जेस दिखाएंगे 15,000 दिखाएंगे, क्योंकि 1000 में आपने जो हर एवरी मंथली मेंटेनेंस करवाते वो 10,000 दिखाया था, और साथ में आपने 15 दिन बाद और एक अनएक्सपेक्टेड आपका मेंटेनेंस निकल आया 5000 रुपीज़, तो 5000 रुपीज़ और उसके मेंटेनेंस अकाउंट में दिखाएंगे, मतलब टोटल 15,000 का मेंटेनेंस दिखाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, जो आप एवरी मंथली जो मेंटेनेंस करवाते हैं, हर एक मंथ की फर्स्ट तारीख को मेंटेनेंस करवाते हैं, उसके ऊपर 10,000 रुपीज़ पे करते हैं, वो आपका फिक्स है। वो क्या है, आपका फिक्स है, मतलब 10,000 रुपीज़ उसमें से आपके फिक्स है। वो जो 5,000 रुपीज़ है वो अनएक्सपेक्टेड है ड्यू टू एबनॉर्मल कंडीशन। ओके, तो 5,000 रुपीज़ क्या है, आपके वेरिएबल है। ओके, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा आपको, कि जो 10,000 रुपीज़ है वो 10,000 रुपीज़ का मेंटेनेंस को आपको फिक्स कॉस्ट में दिखाना पड़ेगा, और बाकी की जो 5,000 रुपीज़ है वो 5,000 रुपीज़ को आपको वेरिएबल कॉस्ट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसी जो कॉस्ट रहती है उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो पावर भी ऐसी रहती है, हम 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन दे रहे हैं, 100 यूनिट्स के लिए समझो कि हमको 1,00,000 रुपीज़ का पावर लगता है। अभी हम प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज़ करेंगे, 200 प्रोडक्शन देंगे, तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मशीनरी यूटिलाइज करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट यूज़ करने पड़ेंगे, तो हमारे जो पावर का चार्जेस है और पावर का चार्जेस भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, मतलब वो 1,00,000 से 1,50,000 भी हो सकता है, या फिर 2,00,000 भी हो सकता है, या फिर फैक्ट्री सुपरविजन, या फिर क्या है, फैक्ट्री सुपरविजन। अभी देखो फैक्ट्री सुपरविजन है, पहले हम पावर को देखते हैं। देखो आप 100 यूनिट्स का नॉर्मली प्रोडक्शन दे रहे हैं, 100 यूनिट्स का क्या करें, नॉर्मली प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो 100 यूनिट्स का जब आप नॉर्मली प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, आप एवरी मंथली जो आपका बिल आता है पावर का वो 1,00,000 रुपीज़ आता है। ओके, लेकिन अभी समझो आपने कुछ ऐसे कंडीशंस में आपने ज़्यादा पावर यूज़ की, या फिर आपने ज़्यादा इक्विपमेंट यूज़ किए, मतलब आपको ज़्यादा प्रोडक्शन देना था इसलिए आपने ज़्यादा इक्विपमेंट यूज़ किए, या फिर आपका जो प्रोडक्शन ऑर्डर बढ़ गया तो आप डे नाइट प्रोडक्शन दे रहे थे, तो उसके लिए आपका जो पावर के चार्जेस है वो पावर का चार्जेस भी बढ़ जाएगा। तो समझो कि 1,00,000 से 1,50,000 तक हो गया, वो कितना हो गया, 1,50,000 हो गया। अभी इसकी जो 1,00,000 रुपीज़ जो है वो 1,00,000 रुपीज़ फिक्स है, क्योंकि एवरी मंथ जो है वो पावर के चार्जेस मतलब 1,00,000 रुपीज़ के आसपास आता है, और 1,00,000 रुपीज़ आप वो पावर के चार्जेस पे करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका नवंबर मंथ में आपका प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ने से क्या हो गया, आपका इक्विपमेंट जो यूटिलाइजेशन है, मशीनरी यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया, आपका जो पावर चार्जेस 50,000 से इंक्रीज़ हो गया। तो ये जो ऊपर की 50,000 है आपका वेरिएबल है। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आप पावर के अकाउंट में टोटल 1,50,000 दिखाई देंगे, लेकिन उसमें से 1,00,000 रुपीज़ है वो 1,00,000 रुपीज़ आपको फिक्स कॉस्ट में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, और 50,000 वेरिएबल कॉस्ट में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ओके, तो अभी ये जो ऐसे कॉस्ट जो रहती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी रहती है कि इतना परसेंट फिक्स है, कि इस कॉस्ट का इतना परसेंट फिक्स है और इतना परसेंट वेरिएबल है। तो उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। लाइक अभी नीचे देखो, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, टोटल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ₹10,000 है। ठीक है, मतलब जब आपको सब में दिया रहेगा, तो सब में अगर ऐसा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो उसका एक्सपेंस दिया रहता है, और साथ में ब्रैकेट में उसके सामने इंफॉर्मेशन भी दी रहती है कि उसका फिक्स कितना है और वेरिएबल कितना है। तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ₹1000 दिया है, ब्रैकेट में 50% फिक्स एंड 50% वेरिएबल, 50% फिक्स एंड 50% वेरिएबल। तो 10,000 के ऊपर अगर हम 50% निकालेंगे तो 500 रुपीज़ आएंगे। तो जो 500 रुपीज़ जो है वो क्या करना पड़ेगा, हमको फिक्स कॉस्ट के अंडर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट के अंडर रिकॉर्ड करना पड़ेगा मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ₹500, और रिमेनिंग 50% जो है वो क्या है, वेरिएबल है। तो उस वेरिएबल कॉस्ट का, तो उस जो वेरिएबल है उसको क्या करना पड़ेगा, हमें वेरिएबल कॉस्ट के अंडर रिकॉर्ड करना पड़ेगा मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ₹500।
ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस फिक्स कॉस्ट में भी रिकॉर्ड किया, वेरिएबल कॉस्ट में भी रिकॉर्ड किया, मतलब दोनों कॉस्ट में रिकॉर्ड किया। तो ऐसी जो कॉस्ट रहती है उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या रहती है कि जो पार्टली फिक्स रहती है और पार्टली वेरिएबल रहती है, ऐसे कॉस्ट को सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। अभी नेक्स्ट देखेंगे ऑन बेसिस ऑफ फंक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ फंक्शंस में फर्स्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट। द प्रोडक्शन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स involved in the production of product or services. It includes direct cost and indirect cost. The next is classification on basis of functions. Production cost. Production cost is the cost of all items involved in the production of product or services. तो प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब क्या होती है कि किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या फिर किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन लेने के लिए जितने भी एलिमेंट्स को हमने यूटिलाइज किया है, उस एलिमेंट्स की जो टोटल कॉस्ट रहती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब क्या होती है कि किसी जिस भी प्रोडक्ट का हमने प्रोडक्शन लेने के लिए जितने भी एलिमेंट्स को यूज़ किया है, जितने भी एलिमेंट्स को हमने यूज़ किया है, उस सारे एलिमेंट्स की जो भी एक्सपेंसेस है या फिर जो भी कॉस्ट है, उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट। इट इंक्लूड ऑल डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो इसमें डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी इंक्लूड रहती है। तो डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या होती है कि जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट करती है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब जो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट करती है। मतलब प्रोडक्शन जो एक्टिविटी, वो एक्टिविटी स्मूथ कंडक्ट हो, इसके लिए जो कॉस्ट की जाती है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब हम लोग समझ के लेंगे। तो प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट का हमें प्रोडक्शन लेना है, तो उस प्रोडक्ट के लिए हम बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। मतलब एक ही एलिमेंट से या फिर एक ही एलिमेंट से वो प्रोडक्शन जो है, वो प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। उसके लिए हमें कई सारे एलिमेंट्स को यूटिलाइज़ करना पड़ता है। लाइक हमें समझो कार का मैन्युफैक्चरिंग करना है, कार को प्रोडक्शन देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टील को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। तो स्टील क्या है, हमारे लिए रॉ मटेरियल है। हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मिरर बाय करने पड़ेंगे, उसकी मशीनरी बाय करनी पड़ेगी, ओके, इंजन बाय करना पड़ेगा, ओके, या फिर पेंट, तो सारी चीज़ें बाय करनी पड़ेंगी। तो ये क्या है, इनके ऊपर हम कुछ ना कुछ पेमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस जो है वो इनकर्ड करेंगे, ओके। और साथ में इसका जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली कंडक्ट हो, मतलब जो प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन स्मूथली कंडक्ट हो, इसके लिए जो भी सुपरवाइज़र है उस सुपरवाइज़र को सैलरी पेमेंट करेंगे, जो भी लेबर है लेबर को वेजेस पेमेंट करेंगे, ओके। तो उसके ऊपर जितने सारे एलिमेंट्स अफेक्ट करते हैं उस प्रोडक्शन के ऊपर, वो सारे एलिमेंट्स के ऊपर जितना भी हम एक्सपेंसेस करते हैं, जितना भी कॉस्ट इनकर्ड करते हैं, उन सारे एलिमेंट्स की जो टोटल कॉस्ट रहती है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, ओके। फॉर एग्जांपल सैलरी ऑफ प्रोडक्शन स्टाफ, तो जो हमारा प्रोडक्शन स्टाफ है उसको अगर हम सैलरी पेमेंट करते हैं तो वो भी उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड रहेगा। टेक्निकल सुपरविज़न, जो सुपरवाइजर रहते हैं उनको सैलरी पेमेंट करते हैं, वो भी प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड होता है। फैक्ट्री एडमिन, फैक्ट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रहता है, फिर फैक्ट्री का जो मेन इंचार्ज रहता है उसको सैलरी पेमेंट करते हैं, तो भी प्रोडक्शन कॉस्ट में भी इंक्लूड होता है। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, कैंटीन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो ये सारे जो एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स के ऊपर जो भी हम एक्सपेंस करते हैं, जो भी हम अमाउंट इनकर्ड करते हैं, वो क्या होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट। इनकी जो टोटल कॉस्ट रहती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर जनरल मैनेजमेंट of an organization is known as administration cost. These are the nature of indirect cost and are also termed as administrative overhead.
तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मतलब क्या होती है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कि जो जनरल मैनेजमेंट है वो जनरल मैनेजमेंट के ऊपर जितना हम एक्सपेंसेस इनकर करते हैं उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्मूथली कंडक्ट हो सके या फिर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरल मैनेजमेंट रहता है वो जनरल मैनेजमेंट के लिए हम जो भी कॉस्ट इनकर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। अगर हमको किसी गुड्स अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा है मतलब हमारी कंपनी तो कंपनी की अगर हमको वहाँ पे प्रोडक्शन देना है तो सिर्फ वहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होने से फ़ायदा नहीं होता है। वहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट रहते हैं स्टोर डिपार्टमेंट रहता है, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट रहता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रहता है, मतलब एडमिन डिपार्टमेंट रहता है, फिजिक्स डिपार्टमेंट रहता है। तो ये कई सारे डिपार्टमेंट रहते हैं जो आपस में इंटरलॉक होते हैं, जिनका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस का फ्लो जो है वो फ्लो एक जो प्रोडक्शन का फ्लो है वो प्रोडक्शन का फ्लो एक प्रोसेस में चलता है। ओके, तो जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो एक फ्लो में चलता रहे, मतलब वहाँ पे प्रॉपरली प्लानिंग हो सके। अगर प्रोडक्शन लेना है तो प्रोडक्शन हम डायरेक्टली नहीं दे सकते, पहले हमें क्या करना पड़ेगा उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग करने के बाद हमको उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रहता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो रहता है वहाँ पे मैनेजर्स रहते हैं, उसके नीचे मिडिल लेवल मैनेजमेंट रहते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट रहता है, सुपरवाइजर्स रहते हैं। तो सारे क्या करते हैं उनके ऊपर मतलब जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी है वो प्रोडक्शन एक्टिविटी को स्मूथ कंडक्ट हो सके इसलिए वहाँ पे वो वॉच रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते समय उनको कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है। उनको जो पार्टीज़ रहती है, बायर्स रहते हैं, सप्लायर्स रहते हैं, उनके साथ कांटेक्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस कॉलिंग करनी पड़ती है, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस आता है। उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कहीं से रॉ मटेरियल परचेज़ किया तो रॉ मटेरियल परचेज़ करने के बाद उसका मटेरियल रिसिप्ट नोट आता है जिसको बिल्स पे बोलते हैं। क्योंकि मतलब परचेज डॉक्यूमेंट आता है तो परचेज डॉक्यूमेंट प्रॉपरली उसको रिकॉर्ड करना है। ओके, या फिर आपने उसको उस परचेज डॉक्यूमेंट के आगे उसको पेमेंट किया तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो पेमेंट किया और पेमेंट का प्रूफ जो है वो प्रूफ आपको रखना पड़ेगा। अगर आपने उसको चेक पेमेंट किया तो चेक का भी डिटेल्स आपको रखना पड़ेगा। या फिर आपने तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन करेंगे, फाइल मेंटेन करेंगे। ओके, तो इसके लिए आपको स्टेशनरी के ऊपर आपको एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। ओके, तो आप जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैश इनफ्लो होता है आउटफ्लो होता है, जो भी आप मटेरियल को परचेस करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, जो भी आप पेमेंट करते हो उसकी भी एंट्री करते हैं, जो भी आपको पेमेंट रिसीव होता है उसकी भी एंट्री करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, रॉ मटेरियल को परचेस करने का काम करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को सिर्फ परचेस करते हैं। तो जितना भी परचेस करते हैं वो सारे के सारे डेटा जो है वो परचेज डिपार्टमेंट अपने यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखता है। ओके, अकाउंट डिपार्टमेंट का काम क्या रहता है कि अकाउंट डिपार्टमेंट जितनी भी अकाउंटिंग रहती है मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन रहती है वो वहाँ पे होती है। तो जितना भी पेमेंट करना है, पार्टीज़ को पेमेंट करनी है, ओके, तो जो भी पेमेंट है वो पेमेंट का डिटेल्स हो गया। अकाउंट डिपार्टमेंट जो वो क्या करते हैं अपना यहाँ पे उसका प्रॉपरली इंट्रेस्ट या फिर रिकॉर्ड रखते हैं ट्रांजैक्शन का। या फिर सेल्स किया तो सेलिंग डिपार्टमेंट के पास उसका प्रॉपर सेलिंग डॉक्यूमेंट रहता है, वो भी अपने यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है मतलब ये जो जनरल मैनेजमेंट है, ये जनरल मैनेजमेंट के ऊपर भी कोई ना कोई एक्सपेंसेस होता है। टेलीफोन एक्सपेंसेस होता है, वहाँ पे उनको जो भी डेटा एंट्री वो डेटा एंट्री करने के लिए उनको स्टाफ रखना पड़ता है। या फिर जो भी उन्होंने एंट्रीज की है उसके ऊपर ऑडिट होती है तो ऑडिटर्स को भी क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ फ़ीस देनी पड़ती है ऑडिटर्स की फ़ीस। या फिर बैंक ट्रांजैक्शन होते हैं, कंपनी का हर एक कंपनी का क्या होता है एक बैंक अकाउंट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बैंक चार्जेस भी लगते हैं। तो ये सारे जो चार्जेस है उसको क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट।
मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या होता है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो जनरल मैनेजमेंट है, वो जनरल मैनेजमेंट के ऊपर जितना भी एक्सपेंसेस इनकट करती है उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉक, जो भी स्टाफ है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उसको सैलरी पेमेंट की तो वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। बैंक चार्जेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। ऑडिट फीस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। टेलीफोन एंड स्टेशनरी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। उसके बाद है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट रिलेटेड टू सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब सेलिंग कॉस्ट क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को सेलिंग करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेलिंग करने के लिए जो हमने कॉस्ट की है, उसके ऊपर जो हमने कॉस्ट की उसको बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। इट इंक्लूड ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट इन सेल्स मनी। तो यहाँ पे देखो, अभी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद कंपनी को क्या करना पड़ता है, उसका प्रमोशन करनी पड़ती है, उसका एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। ओके, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट या फिर प्रमोशन एक्सपेंसेस ये क्या है, सेलिंग कॉस्ट है। मतलब उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, मार्केट में उसकी डिमांड क्रिएट करने के लिए, आर्टिफिशियली उसकी डिमांड क्रिएट करने के लिए कंपनी क्या करती है, उसकी बार बार एडवर्टाइजिंग करती है, उसका प्रमोशंस करती है। तो उसके ऊपर भी कंपनी को कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस इनकट करनी पड़ती है। तो ये जो प्रमोशन एक्सपेंसेस रहते हैं या फिर जो भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस रहते हैं या फिर जो भी होर्डिंग के एक्सपेंसेस रहते हैं, ओके, तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट ये जो रहती है वो इनडायरेक्ट रहती है। सेलिंग कॉस्ट इनडायरेक्ट रहती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या रहती है कि जो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है, इनडायरेक्टली प्रोडक्शन कॉस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम सेलिंग कॉस्ट का। सैलरीज, सैलरीज टू सेल्समैन है, यहाँ पे सैलरीज टू सेल्समैन, अभी सेल्समैन है उसको हमने सैलरी पेमेंट की है, तो किसके रिलेटिंग है, सेलिंग कॉस्ट के रिलेटिंग है। कमीशन एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स पर्सनल, तो जो हमारा सेल्स पर्सनल है उसको हमने कुछ कमीशन दिया, तो कंपनी क्या करती है कि जो सेल्स पर्सन रहते हैं उनको क्या कहते हैं, टारगेट देती है कि अगर आपने इतना इतना सेल्स किया तो उसके ऊपर आपको इतना इतना कमीशन मिलेगा। मतलब सैलरी तो मिलेगी, उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा कमीशन भी मिलेगा। तो टारगेट कंप्लीट होने के बाद कंपनी क्या करती है, समझेगी एक्स पर्सनल है, एक सेल्स पर्सन है, उस पर्सन ने समझो कि उसको टारगेट दिया था 1 करोड़, कि 1 करोड़ का अगर आप सेल्स करते हो तो आपको उसके ऊपर 1% कमीशन मिलेगा। तो उसने अभी समझो कि 1 करोड़ 20 लाख का जो सेल्स किया मार्केट में, तो उसको क्या करेगी कंपनी, अभी 1% कमीशन पे करेगी। तो जो 1% कमीशन है वो क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, अभी बहुत हम टीवी पे देखते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट की जो है एडवर्टाइजमेंट आती है, बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करती है। तो जो एडवर्टाइजमेंट है तो उसके ऊपर कंपनी बहुत ज़्यादा जो पैसा वो पैसा खर्चा करती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करती है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो जो एडवर्टाइजमेंट का जो कॉस्ट हो वो कॉस्ट किससे रिलेटेड है, सेलिंग से, क्योंकि प्रोडक्ट को सेलिंग करने के लिए वो उस कॉस्ट को इनकट कर रहे हैं। सेलिंग कॉस्ट मतलब क्या है कि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या फिर उसकी आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्सपेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे जो एलिमेंट्स है तो उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट, लाइक एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट या फिर प्रमोशन कॉस्ट या फिर सैलरीज टू सेल्स पर्सन या फिर कमीशन या फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, द कॉस्ट incurred in handling a product from the time it is completed in the works until it reaches the ultimate consumers. Distribution costs are the cost incurred for the distribution of products to consumers. Example, transportation cost, cost of delivering product to customer it is. तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मतलब क्या होता है कि गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होने के बाद वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को एक अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए वहाँ पे जितना भी कॉस्ट आता है, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है या फिर जितना भी डिलीवरी कॉस्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मतलब किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद, किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद उस प्रोडक्ट को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो भी कॉस्ट आता है उसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो भी डिलीवरी का कॉस्ट आता है या फिर जो भी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अभी देखो, अभी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट समझो कि मुंबई में है और हमारा जो कंज्यूमर जो है वो दिल्ली में है, तो अभी हमको दिल्ली में माल पहुंचाना है
तो हमें उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल पहुंचाना पड़ेगा या फिर बाय रोड पहुंचाना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेमेंट करने पड़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज को या फिर रेल को। ओके, तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस है। या फिर हम कुरियर से सेंड करते हैं कोई भी प्रोडक्ट तो वहाँ पे भी कुरियर का भी कुछ ना कुछ चार्जेस रहेंगे, डिलीवरी चार्जेस, तो भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन, अभी अमेज़ॉन से हम ऑनलाइन परचेस करते हैं कुछ भी गुड्स, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो 50 रुपीज़ या फिर 60 रुपीज़ कुछ एक्स्ट्रा देते हैं। तो क्या है, वो किसके लिए रहते हैं, डिलीवरी के लिए। मतलब वहाँ से जो उनका गोडाउन है, वो गोडाउन से हम तक पहुँचाने के लिए वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डिलीवरी चार्जेस। ओके, मतलब क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस है। इसका मतलब क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को एक अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो भी कॉस्ट हम इंकर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ अंडरटेकिंग रिसर्च टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ प्रेजेंट प्रोडक्ट और इम्प्रूव प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट न्यू प्रोडक्ट और मार्केट रिसर्च etc। तो कोई भी कंपनी अगर अपना जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को इनोवेट करने के लिए, प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने के लिए या फिर उस प्रोडक्ट को या फिर न्यू प्रोडक्ट की रिसर्च करने के लिए या फिर उस प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए अगर उसके ऊपर रिसर्च करती है या फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए उसके ऊपर अलग अलग तरीके की कॉस्ट करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। मतलब कंपनी अपना जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए उसके ऊपर क्या करती है, रिसर्च करती है, उसके ऊपर नए नए एक्सपेरिमेंट करती है। तो जो भी रिसर्च किया फिर जो भी एक्सपेरिमेंट के कॉस्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। या फिर कंपनी क्या करती है, मार्केट में पहले रिसर्च करें, मतलब कोई भी प्रोडक्ट लाने से पहले कंपनी मार्केट में रिसर्च कर दी है कि अगर हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में लाएंगे तो कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा रहेगा, कंज्यूमर की डिमांड क्या रहेगी, उनका प्रेफरेंस क्या रहेगा, क्योंकि वो कौन से प्राइस पे उसको बाय करना चाहेंगे, कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहेंगे। तो ये सारा मार्केट में सर्वे होता है। तो उसके ऊपर जो रिसर्च के ऊपर जो एक्सपेंसेस होगा वो क्या है, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है। वो क्या है, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है। मतलब अगर हमने किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग किया तो उसका मैन्युफैक्चरिंग करने से यहाँ पे हमारा काम जो है काम स्टॉप नहीं होता है। उसके बाद कंपनी में क्या है, कंपनी को और एक बात सोचनी पड़ती है कि उस प्रोडक्ट को डेवलप कैसे कर सके, उस प्रोडक्ट को डेवलप कैसे कर सके। क्योंकि अभी हम देखेंगे हम कंज्यूमर, तो कंज्यूमर जो का जो एक्सपेक्टेशन है वो हमेशा कुछ नया चाहते हैं, हमेशा कुछ नया चाहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अभी हम मोबाइल मार्केट का देखेंगे तो मोबाइल मार्केट में देखिए हर महीने में, मतलब हर महीने में हर 15 दिन में नए नए प्रोडक्ट आते हैं, नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं। जैसे कि हम देखेंगे फॉर एग्जांपल वीवो या फिर रियलमी, और ये कहता है अभी 3 GB रैम मिलता है, उसके बाद उसका प्रो वर्जन आ जाएगा, उसमें 6 GB रहेगा, उसका कैमरा भी इम्प्रूव रहेगा। मतलब प्रोडक्ट तो एक ही रहता है लेकिन उसमें क्या रहता है, उसमें वो डेवलप करेंगे, तो डेवलप करने के साथ क्या करेंगे, उसका जो रैम है या फिर इंटरनल मेमोरी उसमें उसको क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। उसका जो कैमरा रहेगा, बेस कैमरा या फिर फ्रंट कैमरा, उसको भी क्या करेंगे, वो इम्प्रूव करेंगे। और साथ में उसके उसमें और एडिशनल फीचर ऐड करेंगे। क्योंकि तो ये क्या होती है, वो प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहते हैं, मतलब प्रोडक्ट को नया लाते हैं। तो इससे क्या होता है कि कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है उस प्रोडक्ट में वो बना रहता है। ओके, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए या फिर न्यू प्रोडक्ट को रिसर्च करने के लिए या फिर मार्केट रिसर्च करने के लिए या फिर न्यू इनोवेशन करने के लिए जो भी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट या फिर जो भी कॉस्ट होता है, जो भी उसके ऊपर कॉस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट।